प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करें स्टाम्प पेपर के हवाले से, क्योंकि इसमें पिछले कुछ अर्सा में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से पे दर पे तब्दीलियाँ की गई हैं कि यहाँ पर पहले स्टाम्प पेपर रवायती तौर पे जो निकलते थे, फिर उसके बाद उसमें चेंजिंग की गई, OTP कोड लाजमी किया गया। अब उसमें ये भी किया गया कि कोई भी शहरी अपना वाइट पेपर पर स्टाम्प पेपर निकाल सकेगा और उसकी वही वक़्त वैल्यू होगी। जो पहले सिक्योरिटी फीचर्स होते थे, इतना महंगा लंबा चौड़ा सिस्टम होता था, वो ख़त्म किया गया। ओवर चार्जिंग से भी बचा जाएगा। ताहम इसमें कोई मज़ीद इसको बेहतर बनाया जा सकता है या ये बेहतर है और इसके फ़ायदे क्या होंगे, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ वकला भी होंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वाबस्ता लोग भी होंगे, ज़िला इंतज़ामिया से वाबस्ता लोग भी होंगे जो इस सारे मैटर को डील करते हैं। सबसे पहले हसन एडवोकेट है हमारे साथ, हसन किसाना, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा किसाना साहब, यहाँ पर नई तब्दीलियाँ पे दर पे की जा रही हैं, इसका कोई फ़ायदा भी होगा आम सार्फिन को? जी, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अदालतों में रश बहुत ज़्यादा कम होगा। दूसरा, कचहरी में बहुत ज़्यादा काम बढ़ेगा। तीसरा, जो बैंकों में जलालत होती थी वो बिल्कुल ही ख़त्म होगी। अब हर चैम्बर, हर बंदा, हर इंडिविजुअल पर्सन अपना अपना स्टाम्प पेपर खुद निकाल सकता है। इवन के फ़ीस भी गवर्नमेंट ने ये किया है कि वो अपनी फ़ीस जैस कैसे अदा करे, घर बैठ के ही अपना स्टाम्प का तरीकाकार क्या होगा? उसका तरीकाकार ये है कि ऑनलाइन ही वेबसाइट पे ही अपना वो स्टैम्प पेपर का OTP जनरेट करेगा, PSID जनरेट करके अपनी फ़ीस अदा करेगा और उसका प्रिंट निकाल लेगा। जैसे कि पहले बयान अल्फ़ी देने के लिए कोई हमारी फ़ीमेल्स जितनी भी वो कचहरी आती थी उनको भी आने की ज़रूरत नहीं, वो अपना बयान अल्फ़ी या जो भी उनके मामलात हैं वो अपने घर बैठ के खुद अदा कर सकते हैं और अपने जो भी ज़िंदगी के मामला हैं घर बैठ के ही डील कर सकते हैं। ओके, मैं इसमें चेक करना चाहता हूँ कि ये 1 नंबर है या 2 नंबर है, तो वो कैसे चेक होगा? उसके जो 1-2 नंबर है वो तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। उस पर वो स्कैन आप अपना जो जैसे स्टैम्प पेपर के ऊपर आप देखेंगे ना कोड लगा होता था साइड पे, आप उसे स्कैन उसी तरह करेंगे, गवर्नमेंट उसे वेरीफाई करेगी और वो वैसे ही PSID जब जनरेट होता है 2 नंबर वाला कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता है। इसमें अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये केसेस जो अदालती केसेस होते थे उनसे छुटकारा इसकी वजह से मिलेगा? इसके साथ ये होगा कि आप ये देखें ना, पहले कोई भी पार्टीज एग्रीमेंट करती थी वो अदालत में केस ये लेकर आती थी कि हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, हमारी तो कोई डील ही नहीं हुई। अब ये होगा कि जब दोनों पार्टीज़ को OTP जाएगा, वो अदालत में आके ये नहीं कह सकते कि जी हमारा इसके साथ मुआहदा ही नहीं हुआ या एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। अब मामला थोड़े से डिफरेंट ये हो जाएंगे कि रेशो तो कम हो जाएगी, लेकिन ये होगा कि कोई गलत बात लिखी जाती है मुआहदे में, उसके रिलेटेड केस आएंगे। अब ये नहीं आएगा कि मैंने पेमेंट ही नहीं ली, मैंने इससे कोई एग्रीमेंट किया ही नहीं, बेची नहीं प्रॉपर्टी। ये मामला इतने कम हो जाने के आप कह लेंगे 70% तक केसेस कम हो जाने। चलिए अभी हमारे साथ ही रहिएगा। जी आप बताइएगा यहाँ पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा जो जदीद अभी तरीक़ाकार हुकूमत की जानिब से इख्तियार किया गया? जी सर, इसमें ऐसा हुआ है कि जो ये तरीक़ाकार नया गवर्नमेंट ने लाया गया है वो बहुत ही मुफीद है। पहले ऐसा होता था कि इसमें कोई भी मुआहदा एग्रीमेंट वगैरह होता था और ख़ुद ब खुद लोग वो स्टैम्प पेपर लेते थे, वो उस पर एग्रीमेंट लिखते थे और उसका ये बाद में होता था कि जो पार्टीज़ होती थी वो कोर्ट्स में आती थी और वो कहती थी कि ये हम जो एग्रीमेंट ये कोर्ट में पेश किया गया है ये हमें तो बिल्कुल भी पता ही नहीं है इसका। वो टोटली जो स्कैम थे ना पहले हो रहे, वो उसकी रोकथाम के लिए ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट का। और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऐसे जो ये नए इक़दाम कर रही हैं और ये प्रॉपर्टी के रिलेटेड जितने भी स्कैम्स वगैरह थे उसकी रोकथाम बिल्कुल हो जाएगी इसकी वजह से। थैंक यू। अभी इधर ही रहेगा हमारे साथ चोरी यासिन किसाना साहब मौजूद है, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट है। चोर साहब मुझे ये बताइएगा यहाँ पर स्टाम्प पेपर है क्या, इसका मकसद क्या होता है? स्टाम्प पेपर ये है जी कि जब आप कोई भी मुआहदा करते हैं, किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं, किरायादारी लिखते हैं या आप किसी को बयाना देते हैं, किसी से ज़मीन ख़रीदते हैं, फिर यही स्टाम्प पेपर रजिस्ट्रियों में यूज़ होते हैं। जब आपने 1% फ़ीस गवर्नमेंट की तय करके स्टाम्प ड्यूटी जिसको बोलते हैं, ये स्टाम्प एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसके ऊपर आपने एग्रीमेंट करना है। इसमें यानी कि पहले जो होता था वो बहुत ही गलत काम होते थे अदालतों में। इस वक्त जितने आपके केसेस चल रहे हैं रेवेन्यू के मुतल्लिक़, उसमें से 35 से ज़्यादा जो है वो जाली स्टाम्प पेपर्स के ऊपर चल रहे हैं। जाली स्टाम्प पेपर कैसे निकलता था? एक रजिस्टर है किसी बंदे के पास 2002 का, वो 2002 में किसी ने ये किसी को फंसाना है कि मैं उसने ज़मीन बेची है अपनी 2004 में, तो वो साबित करेगा नहीं जी मैंने इससे पहले ख़रीदी हुई है। कैसे ख़रीदी हुई है? स्टाम्प पेपर वो रजिस्टर में जाली इंदराज करेगा, वहाँ पे एक जाली अंगूठा लगाएगा और वो स्टाम्प
फरोश जो था वो जाली स्टाम्प पेपर जारी कर देता था, जिससे एक लंबे झगड़े का आगाज़ होता था। फिर वो झगड़ा 25-25, 30-30 साल नस्लों तक चलता था। अब जैसे कि हसन साहब ने बताया है कि आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक कोड आएगा, वो कोड आप तस्दीक करेंगे, दोनों पार्टियाँ, तो फिर जाके वो स्टाम्प पेपर निकलेगा। अब फ़र्क हो गया काम, ना किसी स्टाम्प फरोश की ज़रूरत, ना उसकी गवाही की ज़रूरत, ना उसके रजिस्टर की कोई वक़्त। आप ख़ुद मानेंगे कि हाँ मेरे मोबाइल फ़ोन पे आया था तो मैंने इसको नंबर जारी करवा इसमें दिया। थोड़ा सा फ़र्क क्या होता है 100, 200, 500, 1000, 1200 वाले स्टाम्प पेपर की, इसका क्या फ़र्क होता है? 100-200 तो ये ना 200 रुपये के तो आजकल स्टाम्प पेपर को बयान हल्फी के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद 1200 वाला करते थे। ज़्यादातर लोग जो है किरायानामा उस पर लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल जो सूरत हाल है वो ये होती है कि आपकी मालियत है 5 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री है, आपने उसका एक ख़ास मखसूस 0.22 ये वो पर रेशो है जिसके मुताबिक स्टाम्प पेपर लगाने होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ रवाज ये है कि हम जो है वो 1200 के स्टाम्प के ऊपर ही करोड़ों रुपए के सौदे जो है वो करते रहते हैं। स्टाम्प पेपर इसीलिए होता है कि ताकि जो आप एग्रीमेंट कर रहे हैं ना उसकी एक परसेंटेज गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को जाए और गवर्नमेंट आपकी कस्टोडियन बने कि हाँ ये जो डील हुई है बिटवीन टू पार्टीज़ इन एनी एग्रीमेंट्स, फॉर एग्जांपल किराएदारी हुई है, हाँ जी हमारे नॉलेज में है। किसके नॉलेज में है? गवर्नमेंट के नॉलेज में है। कैसे नॉलेज में आएगी? ये स्टाम्प ड्यूटी पे करने के बाद। थैंक यू। हसन, मुझे ये बताइएगा, ये जो स्टाम्प पेपर होता है इसको कहीं रजिस्टर्ड भी करवाना पड़ता है बाद में, जैसे चोर साहब बता रहे थे कि ये ताकि गवर्नमेंट के नॉलेज में आए? जी बिल्कुल, पहले ना स्टाम्प फरोश ही रजिस्टर करते थे, उनके पास नंबर होते थे बाकायदा इस तरह जो कि गवर्नमेंट डीसीओ अलाट करता था। अब क्योंकि ये सिस्टम ख़त्म हो गया है, इसका नया जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट अब जारी करेगी। अभी तक हमें ये नहीं बताया गया कि ये रजिस्टर्ड कैसे होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड ही समझा जाएगा स्टाम्प पेपर, क्योंकि अब स्टैम्प तो लगनी नहीं है। इस्लामाबाद में ये किया गया कि जितने स्टाम्प फरोश थे उनका सारों के रजिस्टर गवर्नमेंट ने अपने पास जमा करवा लिया कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आप ये जमा हमारे पास जमा कर दें, क्योंकि अब सारे तो काम गवर्नमेंट ने खुद ही देखना है। तो ये इसे मेरे ख्याल में रजिस्टर करवाने की ज़रूरत ही नहीं होगी अब। ओके, इसमें जो फ्रॉड जैसे यहाँ पर निशानदेही हो रही है कि फ्रॉड लोग झूठ लिख देते थे या ये वो, अभी भी अगर फ़र्ज़ करें कोई सौदा से मुकरता है तो उसको फिर किस तरीक़ाकार से जो है वो उसकी जानब लाया जाएगा? कोई बंदा अपने मुआहदा से मुकर जाता है तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है कि वो मुआहदे का पाबंद हो जाए? इसके लिए तो फिर एट द एंड अदालतें बचनी हैं, क्योंकि आप 100 में से बिल्कुल 99% भी नहीं ख़त्म कर सकते फ्रॉड। कम से कम 30%, 40% फ्रॉड रहना ही रहना है। और ये जेन्युइन फ्रॉड नहीं होगा, हम इसे कहेंगे ये जेन्युइन मसाइल होंगे जो एंड पे अदालतों में बचेंगे, और इतना काम तो अदालतों में रहना ही रहना है। कोई आसानी पैदा हो जाएगी या उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी? जी जी बिल्कुल, इसमें वकला के लिए जैसे आवाम के लिए आसानियाँ पैदा होंगी तो वकला के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, क्योंकि जब भी पार्टीज़ आती हैं वो उन्हें जो उनके साथ फ्रॉड हुआ होता है या स्टैम्प पेपर के हवाले से कोई भी मसाइल होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे जाके ये सब हुआ। तो इसलिए जब पार्टीज़ का ये सिस्टम ही नहीं रहेगा कि उन्हें पता होगा सब कि ये मैंने स्टैम्प पेपर जारी करवाया था, ये एग्रीमेंट हुआ था, मेरे ही थ्रू हुआ था, मुझे बिल्कुल पता है, जो उसका स्पेसिफिक थोड़ा सा मसला होगा वो एज़ इट इज़ वैसे ही हमें पार्टीज़ आके बताएंगी, जिसमें वकला के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी उसको समझने के लिए कि इसका मेन मसला कहाँ से शुरू हुआ है और इसका कहाँ पे ख़त्म होगा। तो सर मुझे ये बताइएगा, एक स्टाम्प पेपर या मुआहदा लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? नहीं, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने ये कितना बड़ा आसान किया है, ये जो स्टाम्प पेपर का सिस्टम लागू करके जो है ना। मैं क्योंकि इस फील्ड में से वाबस्ता हूँ, पिछले 40 साल से मैं प्रॉपर्टी के काम देख भी रहा हूँ, एग्रीमेंट कर भी रहा हूँ। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि एक शख्स ने 40 स्टाम्प पेपर एक बनाए हैं और वो शख्स उसकी ज़मीन 35 साल पहले से लेकर आज तक वो अपनी ज़मीन दोबारा सेल नहीं कर सका। वो एक जाली स्टाम्प पेपर को साबित करते करते जो है ना उसकी सारी नस्ल गुजर गई है। लेकिन इससे बहुत मज़ेदार काम ये होगा कि जैसे ही कोर्ट में जाएगा केस, कोई जाली स्टाम्प पेपर बनाएगा अभी तो उसके सामने आ जाएगा कि नहीं सर ये मैंने तो जारी नहीं करवाया, ना मेरे मोबाइल से नंबर आया। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ पंजाब गवर्नमेंट को, वफाकी गवर्नमेंट को, जिसने भी ये सिस्टम लागू किया है। इसकी ज़रूरत थी, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वजह जो हसन ने बताया कि बैंकों में लोग जलील हो जाते थे, लाइनें लगती थी। मैं जहाँ से रजिस्ट्री करवाता था वो कहता हम सुबह 9 बजे से पहले अपना मुंशी भेज देते हैं ताकि स्टाम्प पेपर। लास्ट में मुझे ये बस बता दीजिएगा कि कोई भी मुआहदा कैसे करना है कि फ्रॉड से बचा जाए?
मुआहदा जो है सबसे पहले तो आपने जो भी मुआहदा करना है वो पहले तो सोच समझ के करना है। फ़्रॉड से तो यकीनी बात है कि आपको पता होना चाहिए। मुआहदे में फ़्रॉड जिस तरह से बताया, इसमें एक फ़्रॉड कम हुआ है, वो है सिर्फ स्टाम्प पेपर्स का असली होना ना होना। बाकी फ़्रॉड वहीं के वहीं है। मसलन फ़र्द आपको कोई बंदा जाली दे देता है, उसकी वो ज़मीन बनती नहीं है, वो कहीं मुश्तरका खाते में मौजूद है, वो या पहले सेल कर चुका है या गली वाली ज़मीन जो है वो आपको दे जाता है। तो फ़्रॉड आपको स्टाम्प पेपर हेल्प नहीं करता। फ़्रॉड आपको मुश्तरी शारबाज के तरीके से करना पड़ता है। अगर आप ज़मीन परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको उसको तमाम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तमाम नॉलेज होना चाहिए। आप किराएदारी का निज़ाम करना चाहते हो तो पहले जिस बंदे को किराएदारी की सिस्टम दे रहे हैं उसको चेक पहले करें, करारनामा लिखने के बाद कुछ नहीं होना, क्योंकि उसके अंदर जो भी फ़्रॉड है वो पहले प्लान के साथ होना है। अब सिर्फ एक फ़्रॉड रुका है, मैं फिर क्लियर कर दूं, वो है स्टाम्प पेपर के रजिस्टर्स के ऊपर जाली अंगूठे, जाली स्टाम्प पेपर, 2 नंबर स्टाम्प। आपको पता है, आपके इल्म में है कि यहाँ पे कचहरियों में अरबों रुपए के स्टाम्प जो हैं वो रजिस्ट्रियों में 2 नंबर लगाए जाते थे। उसका फ़ायदा क्या होता था? उसका फ़ायदा जो रजिस्ट्री करवा रहे होते थे उनको होता था। मलफीस आपसे ले ली 10 लाख रुपया, तो स्टाम्प पेपर पे लगना है 5 लाख रुपया। वहाँ पे एक जाली एक प्रिंट करवाया, जिस तरह जाली नोट छपता है, वो स्टाम्प पेपर 7 लगाया, एक स्टाम्प पेपर 80 लगाया, 5-7 जाली लगाई और रजिस्ट्री भुगता दी। गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का, अरबों का नुकसान हो गया, उससे भी बचेगा आप। थैंक यू जी। हाँ, बिल्कुल। इस हवाले से यहाँ पर वकला की, प्रॉपर्टी जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय यही है कि यहाँ पर ये कम से कम स्टाम्प पेपर की हद तक तो फ्रॉड से बचना मुमकिन होगा। ताहम जो मुश्तरी होशियार बादशाह, फिर भी आपको देखना होगा फ़र्द में मुश्तरका खाते में। तो अभी यहाँ पर प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पर हमारे साथ वकला मौजूद है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वाबस्ता, और इस हवाले से इनका काफ़ी काम भी है, तो इसी पर बात भी करते हैं। चौधरी फीस गुजर साहब, जो सर मुझे बताइएगा, गवर्नमेंट की जानिब से काफ़ी तब्दीलियाँ की जा रही हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, ये कोई इसके पॉजिटिव असरात मुरतब हो रहे हैं या नेगेटिव? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी काम गवर्नमेंट शुरू करती है उसमें कोई ना कोई फ़ायदा होता है। वो पिछली खामियों को पूरा करके उसमें अच्छा काम, बेहतरी की तरफ रवां है। जो ये सिस्टम उन्होंने किया है, एक तो बैंकों से रश कम हुआ है, दूसरा फ्रॉड के चांसेस भी कम हुए हैं, क्योंकि लोग पहले ना पैसे जमा नहीं कराते थे, रसीदें गलत देकर और स्टाम्प ले लेते थे। ये बहुत बेहतर हुआ, अपने हाथ में सब कुछ है, इजी पैसा जमा कराओ और ख़ुद ही उसको स्टाम्प को निकाल लो। ये मेरा ख्याल है इसमें मास पावर का जो कम लगेगा, लोगों को सहूलत मिलेगी। अच्छा, एक स्टाम्प पेपर ज़िंदगी में किस किस मौके पर उसकी ज़रूरत पड़ती है? जो हल्फिया बयान होता है अदालतों में, जो फैमिली को केसेस होते हैं उसमें बयान होता है, जो अपना सौदा जब भी का सौदा बेचते हैं ज़मीन का या किसी और का, उसमें स्टाम्प लगता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में स्टाम्प लगता है। ये बहुत सारे मौक़ों पर जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये वो पैसे जमा होने होते हैं वो स्टाम्प के शक्ल में आता है। तो ये फ़ंड जो डोनेट होते हैं या जनरेट होते हैं, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के होते हैं। थैंक यू। अभी इधर ही रहेगा, अनवर एडवोकेट साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अनवर साहब, बताइएगा, जो गवर्नमेंट की जानिब से स्टाम्प के हवाले से प्लान किया गया, तो आप क्या समझते हैं इससे फ्रॉड रुकेगा? हाँ, यकीनी तौर पर रुकेगा। तो गवर्नमेंट ने ये जो इक़दाम उठाया है ई स्टाम्प के सिलसिले में, तो इसमें जो है ना आवाम को बहुत ज़्यादा सहूलत होगी और आवाम ख़ुद जो है ना अपने तौर पे ऑनलाइन जाके पैसे जमा करवा के तो ख़ुद ही जो है ना वो स्टाम्प जो है निकलवा सकेंगे। उसके अलावा जो लाइनों बैंक की तरफ से जो होता ना, बैंक में जाना होता था, उसके बाद लाइनें लगती थी, उसके बाद कई दफ़ा रश होता था, तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो ज़ाय होता था। तो इस तरह से जो है ना वो हर आदमी को जो है ना ये एक्सेस मिल गई है कि वो अपने तौर पे जो है ना मुख्तलिफ़ ज़िंदगी में मसलन मुआहदात करने होते हैं, एग्रीमेंट होने होते हैं, गारंटी होती है और मुख्तलिफ़ जो है ना लोनिंग होती है, तो उसमें जो है ना स्टाम्प वगैरह इस्तेमाल होते हैं, तो आवाम अपने तौर पे खुद ब खुद निकलवा सकेंगे। अच्छा, इसमें प्रॉपर्टी के जो फ्रॉड है उस हवाले से बता दीजिएगा कि किस तरह से फ्रॉड किया जाता था स्टाम्प पेपर के साथ? और वो ऐसे होता था कि स्टाम्प जो थे ना वो लोग पहली तारीख़ों के जो ना गुज़र गई तारीखें होती थी उसमें से जो है ना आदमी के किसी जो स्टाम्प फरोश होते थे उनके साथ मिल के पुरानी तारीख़ों के स्टाम्प निकलवा लेते थे। तो इसमें जो है ना वो और पुराने मुआदे लिख लेते थे
इस तरह से वो उनको साबित करना कि ये गलत है बहुत मुश्किल काम होता था। अब जो है ना वो ऑनलाइन, चूँकि उसी तारीख में इस्लाम निकलेगा, पिछली तारीख में भी नहीं निकल सकता, आगे वाली तारीख में भी नहीं निकल सकता, तो इसमें जो मुआदात हैं उसमें और उसके बाद लेन देन है, ज़िंदगी का ख़रीद फ़रोख्त है, उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी। तो सर मुझे ये बताइएगा कि जो फ्रॉड होते थे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी पे, तो उनसे कैसे एक साहिल बच सकता है जो भी प्लाट लेना चाहता है? देखो ये तो डिफरेंट मैटर है ना, ये तो इंसान की नेचर पे है भी फ्रॉड कैसे बचता है। जो जिसने फ्रॉड करना है पाकिस्तान में, ये खासकर फैसलाबाद में तो प्रॉपर्टी में बहुत फ्रॉड है। ये हमारे वकला साहबान भी ऐसा करते हैं कि 10 रुपये का स्टाम्प लिया, पहले जो करते थे उसको 1000 कर लिया, उसको 1200 कर लिया, उसको 13,000 कर लिया, तो ऐसे गवर्नमेंट को ये चूना लगाते थे। अब वो जो फैक्टर है वो बंद हो गया है। इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि यहाँ पर हुकूमती सतह पर जो स्टाम्प पेपर्स की मद में चूना लगता था, जैसे चौधरी हफीज़ गुज्जर साहब ने, एडवोकेट साहब ने निशानदेही की कि यहाँ पर 1000 वाला 10,000 का कर लिया या 100 वाला कर लिया, तो अब वो मुमकिन नहीं होगा। स्कैन करके आप देख सकते हैं कि ये स्टाम्प पेपर किसके नाम पे इशू है, पर्पज़ क्या था और उसका जो है वो कीमत कितनी थी। अब इसमें मज़ीद फ्रॉड करने की गुंजाइश कम हो गई है। ताहम फिर भी जो मुश्तरी होशियार बाश है कि खुद ही देखना पड़ेगा आपको, किसी भी फ्रॉड से बचना है तो आपको यकीनन अपने साथ एक्सपर्ट रखने होंगे। तो अभी प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पर हमारे साथ सब रजिस्ट्रार हसन ताहर साहब मौजूद है और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टाम्प पेपर में जो तब्दीली की गई है या दीगर जो रेवेन्यू सर्विसेज है, काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है वो चेंजिंग की गई है। लोगों को फ्रॉड से बचाने के लिए कंप्यूटराइज सारा सेटअप किया जा रहा है। यहाँ पर जो पहले पटवारियों के पास था, लैंड रिकॉर्ड सेंटर की मदद से उसको मोजाजात कंप्यूटराइज किए जा रहे हैं। तो इस सब का पर्पज़, इसका बैकग्राउंड क्या है, पर्पज़ क्या है और इसका आम शहरी किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हसन ताहर साहब से जानेंगे। सब रजिस्ट्रार सिटी हैं हमारे साथ। सर सबसे पहले ये बताइएगा, स्टाम्प पेपर में भी यहाँ पर जो रिसेंट तब्दीली की गई है, तो इस सारे के पीछे क्या वजूहत है, उसका आम शहरियों को फ़ायदा क्या होगा? जी बेसिकली तो इसमें उन्होंने ये किया है कि उन्होंने जो आम लोग हैं उनकी एक्सेस इजी की है कि अब उनको बैंक नहीं जाना पड़ेगा। ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर आप एप्लीकेशन दें, अपना स्टाम्प जनरेट करें, उधर से आपका PSID जनरेट होगा, उसको आप ऑनलाइन ही उसको पे करें अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप से या किसी और सोर्स से। और उसके लिए जो उन्होंने सिक्योरिटी पेपर पहले होता था येलो कलर का, उसको ख़त्म कर दिया, वो वाइट पेपर के ऊपर आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लोगों को स्पेसिफिकली जाके लाइनों में लगना पड़ता था, बैंक ऑफ पंजाब में जाके उधर से स्टाम्प पेपर निकलवाने पड़ते थे, OTP आता था, वो सारा सिस्टम जो है वो आपके फ़ोन में आ गया। इसमें कोई भी शहरी किस तरह से वेरीफाई कर सकता है कि ये स्टाम्प पेपर असली है या नकली है? उसमें से जो सबसे बेसिक वेरिफिकेशन है वो तो जो भी स्टाम्प पेपर है उसके ऊपर एक बारकोड लगा होता है। आजकल हर बंदे के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उसको जैसे आप स्कैन करेंगे तो उसका URL खुल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपका स्टाम्प असली है कि बोगस है। और दूसरी बात जो ई स्टाम्पिंग की वेबसाइट है उसके ऊपर जाके आप उसका चालान नंबर डालेंगे तो आपका जो चालान वेरीफाई हो जाएगा। ओके, इसमें जो अब अच्छा जो पुराने स्टाम्प पेपर है, जो माजी के है, जो सौदे हो चुके हैं ऑलरेडी, उनका क्या मुस्तकबिल होगा? उनका जो पुराने जो स्टाम्प पेपर हैं वो तो एज इट इज़ यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि पहले भी ई स्टाम्प था पर उसमें सिर्फ सिक्योरिटी पेपर था। जो मतलब आप कहते हैं कि जो मतलब जाली स्टाम्प या जो बोगस स्टाम्प है वो तो काफ़ी देर का ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जबकि ई स्टाम्प आया और हमारा जो ई रजिस्ट्रेशन का सिस्टम आया उसके अंदर बोगस चलान फैच हो ही नहीं सकता। जो जेन्युइन अमाउंट पेड है वही चलान फैच होगा और वही अमाउंट शो होगी, वही डेट शो होगी और उसी बंदे का चलान शो होगा जिसकी एंट्री हुई होगी, जिसके ID कार्ड से वो जो चलान जो स्टाम्प पेपर है वो जनरेट हुआ हुआ है। इसमें जो दूसरा फैक्टर जो आप कह रहे हैं ना कि चेंजिंग क्या आई है, बोगस जो ट्रांजैक्शन है ना उनका चांस और मिनिमल हो गया है क्योंकि ये सारा ऑनलाइन हो चुका है। अच्छा, इसमें एक मसला ये सामने माजी में आता रहा है कि स्टाम्प पेपर फ़र्ज़ करें जो स्टाम्प ड्यूटी है उसमें भी मिली भगत से वकला या कोई भी प्रॉपर्टी वाले मिलके उसमें फ़ीस थोड़ी का लिया होता था, उसमें ज़्यादा अमेंड कर देते थे। अब वो जारी रहेगी या ख़त्म हो जाएगी? नहीं, वो चीज़ें काफ़ी हद तक पहले से ही मिनिमाइज़ हो चुकी हैं, जबकि ये ई रजिस्ट्रेशन और जब ये हमारा ई स्टाम्प आ गया, क्योंकि जो चीज़ ऑनलाइन है उसको तो आप टेम्पर नहीं कर सकते। मैनुअली पहले होता था, या जो चलान खुद लोग मतलब कि बनाते थे या जो ख़जाने से चलान आते थे उनको लोग एडिट कर लेते थे, चीज़ें कर लेते थे। अब तो अगर आपका एक हिस्से का भी फ़र्क है ID कार्ड का, तो पहली बात है वो चलान फैच ही नहीं होगा। और अगर वो चलान फैच होता है जो उसकी एग्जैक्ट अमाउंट पेड है ऑनलाइन, सिर्फ वो हमारे पोर्टल के अंदर शो होती है, उसके अलावा आप शो करवा ही नहीं सकते, उसको टेम्पर कर ही नहीं सकते। अच्छा, अभी जो कुछ दिन पहले सब रजिस्ट्रार के हवाले से किया गया था कि वो एक ही दफ्तर से जो अपना सेटअप होगा उसी से जो भी इंतकाल है वो पास कर सकेंगे, पहले कहीं से भी हो जाते थे। तो इसका कोई इम्पैक्ट? इसका इम्पैक्ट एक ये दरअसल ये इम्पैक्ट इसका ये ज़रूर आएगा
कि एक स्पेसिफिक टाइमिंग के अंदर एक तो हमारे जो पहले जो टेक्निकल मसाइल थे कि हम एक आम इंटरनेट पे कनेक्ट थे हम लोग, ठीक है, जो आम सिटीज़न यूज़ करता है, वो उससे अब हटा के ये हमें ले गए हैं सर्वर सिस्टम के ऊपर। सर्वर सिस्टम के ऊपर ये है कि पहले आपने सुना होगा कि वेबसाइट बंद है, काम नहीं हो रहा, ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, कोई वेबसाइट में इशू आ रहा है, कोई बयान रिकॉर्ड नहीं हो रहा, वो जो मसले मसाइल हैं वो सारे ख़त्म हो गए हैं। क्योंकि अब जिधर जिधर भी हमारे ऑफिस में ये सिस्टम अटैच्ड है, वहाँ पे ये है कि वहाँ पे वो जो सर्वर है उसके साथ हमारी केबल कनेक्टेड है और वो ट्रांजैक्शन है। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ उसमें ये है कि हर चीज़ की लोकेशन रिकॉर्ड होगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ पे हुई है। अच्छा, इसमें रश फिर भी कम नहीं हो रहा, इतना ऑनलाइन गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड सेंटर में, जहाँ पर ई रजिस्ट्रेशन सेंटर है, वहाँ पर तो समझ लें कि वो मछली मंडी बना होता है रोज़। सर इसमें अब दो चीज़ें हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो ह्यूमन रिसोर्स है, अब फैसलाबाद आपके सामने 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का शहर है और यहाँ पे सिटी के अंदर 3 सब रजिस्ट्रार मौजूद हैं, जो कि बहुत कम है। पहली बात तो ये है उसमें। और दूसरी बात ये है कि अब आप खिदमत मरकज़ अगर आते हैं, उधर टोकन सिस्टम लगा है, आप आते हैं, आपने आके टोकन लिया, आपका टोकन जब आपने स्कैन करवा लिया ऑटोमेटिकली हमारे क्यूमेटिक में चलेगा, आपने आके स्टेटमेंट करवानी है। जो हमारे लोगों में कुछ जो बेसब्री का फैक्टर है, ख़ास तौर पे मतलब कि जो वसीका नवीसी जो करवाने वाले लोग होते हैं, आप कभी उधर अंदर आके देखें जहाँ पे स्टेटमेंट हो रही होती है, उधर आपको साइल नहीं खड़ा नज़र मिलेगा। आपको उधर वही बंदे होंगे जो वसीका नवीस हैं या वकला के जो मुंशी हैं, जो मतलब कि जो रजिस्ट्री करवाने आए हुए हैं। ज़्यादातर रश उन लोगों का होता है। हालांकि एक चीज़ डिफाइंड है कि ऊपर टोकन सिस्टम चल रहा है, उस टोकन के ऊपर बारी आनी है आपकी, पर उसके बावजूद लोग इस बेसब्री में होते हैं कि हमारे बयान पहले हो जाएं, हमारा बंदा माजूर है, हमारा बंदा बीमार है। मोस्टली बंदों का ये होता है कि जी हमारे बंदे की फ़्लाइट है। और रश का मतलब 2 से 3 घंटे के अंदर ना कोई सिस्टम स्लो होता है ना कुछ होता है। मतलब जो हमारी जो कैपेसिटी है, हम दो अगर हमारे ऑपरेटर्स काम कर रहे हो तो हम 2 से 3 घंटे के अंदर 50-60 डॉक्यूमेंट जो है ना प्रोसेस कर लेते हैं। और हमारी ऑलमोस्ट डेली की ट्रांजैक्शन भी इतनी है, 40-50 डॉक्यूमेंट्स टोटल मिला के। तो मतलब बस ये है कि थोड़ा सा लोगों को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि एक सिस्टम लग गया इतना अच्छा, आपका टोकन सिस्टम है, बाया आएगा, वो स्कैन होगा, उसके बाद क्यूमेटिक में चलेगा, अपनी बारी पे है, बाहर अच्छी जगह उनके लिए बनी है, AC इंस्टॉल्ड हैं, पर लोग फिर भी उसके बावजूद उधर बैठने की बजाय लोग अंदर आके रश डाल के और मतलब कि ना इसी कोशिश में होते हैं, इस तरह डॉक्यूमेंट आगे लटकाया होता है कि हमारा डॉक्यूमेंट पहले हो जाए। हालांकि होना वो उनका रूटीन में जब उनका ऊपर नंबर आना है उसी टाइम पे होना होता है। अच्छा, एल कमीशन का एक बड़ा मसला है कि यहाँ पर जो कुछ मिला के या कोई पैसे दे दिला के एल कमीशन के ज़रिए रजिस्ट्री करवाने का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये इस पर कोई रोशनी डाले। सर एल कमीशन का सिंपल सा जो है कानून मौजूद है, उसकी एक फ़ीस डिपॉजिट होती है, उसके बाद आप जो है मुतलका बंदे को एल कमीशन मार्क करते हो। जो उसके अंदर एल कमीशन मार्क होता है उसके अंदर थंब इंप्रेशन के साथ रजिस्ट्री उस बंदे को फॉरवर्ड होती है, फिर वो बंदा अपने सारे फ्लॉगिन में स्टेटमेंट लेके वो रजिस्ट्री वापस फॉरवर्ड करता है। तो इसमें सिंपल एज इट इज़ कोई मतलब कि कोई ढकी जो भी बात नहीं, जो कानून मौजूद है उसके मुताबिक जो है उसका 6,6100 रुपये का वाउचर होता है, वो पे होता है। उसके बाद एल कमीशन मोस्टली हम अपने रेवेन्यू ऑफिसर्स को या जिसको मतलब जो भी रिक्वेस्ट हुई हो, जो विलिंग हो, वो हम उसको मार्क करते हैं। नहीं, इसमें सबसे बड़ा मसला साइलिन के लिए ये है ना कि बहुत सारी रजिस्ट्रियाँ जिनकी ज़रूरत भी नहीं है। ये तो आप समझ लें कोई बंदा डिसेबल है, जैसे आपने निशानदेही की, कोई किसी का मसला है तो फिर आपने बना दिया। अगर इंतकालात का बेशतर हिस्सा एल कमीशन के ज़रिए ही हो रहा हो तो फिर इसमें कहीं ना कोई जो है वो मेल प्रैक्टिस तो चल रही है। सर इसमें मेल प्रैक्टिस हो नहीं सकती। अब आप ये देखें ना कि एक सर्वर है, मेरा सर्वर जो है वो हमारा सब रजिस्ट्रार का सर्वर उसमें अटैच्ड है, और अगर उसके अलावा कोई एल कमीशन फॉरवर्ड हो रहा है तो वो बाय लॉ हो रहा है, क्योंकि जब तक वो 6,6100 रुपये का वाउचर पे नहीं होगा एल कमीशन का वाउचर, तब तक वो रजिस्ट्री फॉरवर्ड ही नहीं होगी और वो सब रजिस्ट्रार अपना थंब लगा के फॉरवर्ड करेगा। तो ये चीज़ जो आपने अभी बात की है ना कि जो सर्वर्स जो इंस्टॉल हुए हैं चीज़ों में, इससे ये चीज़ भी बहुत हद तक जो है वो हमारी कवर्ड अप हो गई है। अच्छा, इसमें आप सिस्टम का हिस्सा है तो मुझे ये बताइएगा, अभी भी कई लोग जो प्रॉपर्टी वाले वो याद करते हैं कि पुराना जो पटवारी सिस्टम था, मैनुअल सिस्टम था, वो बेहतर था। जो ई रजिस्ट्रेशन सेंटर में उसके में लोगों की ख्वारी बढ़ गई है, तो इसमें आपने तो लोगों पे मुद्दा डाल दिया कि वो बेसब्री है, तो पहले पटवारी भी तो डील करते थे लोगों को। नहीं, मैंने सिर्फ लोगों पे नहीं डाली, मैंने ह्यूमन रिसोर्स की भी बात की सबसे पहले आपसे कि ह्यूमन रिसोर्स भी कम है। फैसलाबाद में सब रजिस्ट्रार 3 मौजूद हैं, जबकि सब रजिस्ट्रार ज़्यादा होने चाहिए। मैंने आपको ये बात भी की है। दूसरी बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं कि मैनुअल की या ई रजिस्ट्रेशन की, सबसे पहली चीज़ होती है किसी भी बंदे की जमा पूंजी होती है उसकी प्रॉपर्टी। ई रजिस्ट्रेशन से या रिकॉर्ड के कंप्यूटराइज होने से सबसे पहले आपका रिकॉर्ड सिक्योर हुआ है। सबसे ज़्यादा मसला क्या आता था? रिकॉर्ड की टेम्परिंग का, रिकॉर्ड मिस होने का। ये चीज़ ऐसी है कि इसमें रिकॉर्ड मिस नहीं हो सकता। हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो पेरेरा का ई रजिस्ट्रेशन सिस्टम है या हमारा जो DMM का सिस्टम है, उसके ऊपर जब तक आपका नादरा से ग्रीन वेरीफाइड थंब ना हो, वो आपका तब तक वो थंब स्कैन नहीं होता। और उसमें सबसे ज़्यादा सिक्योर हम लोग रेवेन्यू ऑफिसर और सब रजिस्ट्रार्स हुए हैं, क्योंकि पहले अगर कोई इस तरह की गलत ट्रांजैक्शन, बोगस ट्रांजैक्शन होती थी तो उसका सारा मुद्दा जो एहलकारों पे पड़ता था। अब उसमें यह है कि जो भी बंदा आया, जाहिर बात है कोई बंदा आके पेश होकर अंगूठा लगा के जा रहा है ना, तो वो जिम्मेदार होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो नादरा से भी हल्का सा भी मतलब उसमें रेड टिक हो, नादरा से भी फिंगर वेरीफाइड ना हो, तो हमारा सिस्टम फैच ही नहीं करता।
अच्छा, आजकल वंड के केसेस चल रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी बंदा जो है वो वंड करवाता है, ताकि गवर्नमेंट की जानब से भी किया जा रहा है, तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए, आम शहरियों के लिए भी बड़ा फ़ायदा होता है। तो बुढ़ साहब, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे, कितनी देर में हो जाएगा वंड का केस मुकम्मल? शहरी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ? वंड का केस ऐसे है कि जो भी मालकाना अराजी हैं वो अपनी पूरी फ़र्द तकसीम की लेंगे, उसके साथ अपना एक दरख्वास्त रेवेन्यू अफसर के पास देंगे। अब तो जल्दी से जल्दी 2 माह के अंदर अंदर हमने फ़ैसला करना है मुकम्मल करके। इसके फ़ायदे हैं, अपनी वंड अलहदा होएगी, जितने सारे झगड़े ख़त्म होंगे, सारे किसी ने तनाज़ात नहीं रहेगा, अपना अलहदा खाता होएगा, अपने अलहदा मालकाना अराजी होंगे। एक भाई करवाना चाहता है, एक नहीं करवाना चाहता, देन जी उसके हिस्से की हद तक बिल्कुल हो सकती है। यानी कि इसमें कोई फैमिली के मेंबर अगर करवाना चाहते हैं, अगर नहीं करवाना चाहते, हाँ जी, उनका मुश्तरका खाता आ जाएगा जी, तो उस भाई का एक अलहदा खाता बन जाएगा। उसके बाद अब तो हम ऐसी हदायत है गवर्नमेंट पंजाब की आई हैं, सबके खाते अलहदा कर रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा कि अपना अपना वंड होगी, अपने अपने खेतों पे कब्जा होगा, सब लिटिगेशन ख़त्म होगी, इससे किसी का कोई तनाज़ा नहीं होगा। और उसके साथ साथ जो सर्टिफिकेट जारी हो रहा है वो भी अलहदा वंड के अपने खाते में आएंगे, तो उसका ग्रीन सर्टिफिकेट जारी होगा। तो मेन फ़ायदा ये है। शुक्रिया। सब रजिस्ट्रार हसन ताहर साहब, मज़ीद गुफ्तगू इस पे जारी रखते हैं कि यहाँ पर लोगों के लिए अब सबसे बड़ा मसला ये आता है, जैसे भुट्टा साहब ने भी कहा कि मुश्तरका खाते में से कहीं से भी होता है, तो उसके बाद लिटिगेशन जब भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की देख लें, उसमें बेशतर मुश्तरका खाते वाली लिटिगेशन चल रही होती है। इससे आम शहरी कैसे बच सकता है? सर, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुश्तरका खाते का मतलब क्या है। अगर एक चीज़ मुश्तरका खाता है तो इसका मतलब है कि उस मुश्तरका खाते में हर बंदा हर इंच पे मालिक है, उसकी कोई चीज़ डिफ़ाइन नहीं है। आप और मैं इस कमरे में खड़े हैं, ये मुश्तरका खाता है, आपको नहीं पता कि आपका कॉर्नर कौन सा है, मेरा कौन सा है, इसका कौन सा है। ये लोगों के कई कई सालों से, अरसा दराज से, नस्ल दर नस्ल मसले चलते आ रहे थे मुश्तरका खातों के। किसी की कोई चीज़ डिफ़ाइन नहीं होती थी, उसकी वजह से लोगों में लड़ाई झगड़े, कत्लो गारत, लिटिगेशन, हर चीज़ होती थी। और अगर इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो जितना ये लोगों के लिए बेहतर है कि वो बंदा जो हमारे पहले रेवेन्यू कोर्ट में आता था, फिर ADCR की कोर्ट में जाता था, फिर बीच में सिविल कोर्ट्स में चले जाते थे, कमिश्नर साहब की कोर्ट में, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, उसके बाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक लोगों की लिटिगेशन चलती थी। वो चीज़ें सारी जो हैं वो हम इनको गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट के तहत हम इनको आज खुद करके दे रहे हैं, जिसमें पहले हमारा पल्स प्रोजेक्ट चल रहा था और अब कोर्ट केसेस के ऊपर जो है गवर्नमेंट का ये जो मतलब कि नई तरमीम आई है, जिसके अंदर 2 महीने के अंदर एक रेवेन्यू ऑफिसर बाउंड होगा तकसीम का फैसला करने का, ताकि लोगों के केसेस लिंगर ऑन ना हों और लोग अपनी तकसीम करवा के एक अपनी स्पेसिफिक आइडेंटिटी पे, अपनी स्पेसिफिक जगह पे मालिक हों, ताकि कल को उन्होंने जो भी ट्रांजैक्शन करनी हो उनके पास ये जगह हो, जिस बंदे को, जो अगला बंदा परचेज़र है उसको भी पता हो कि ये बंदा ये मखसूस जगह पर मालिक है और वो उसके पैसे दे के उससे अपनी जगह खरीद ले। अच्छा, अभी लैंड रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं कि कंप्यूटराइजेशन एक टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अभी जैसे मतलब सदर में कुछ शायद 10% बाकी है, लेकिन शहरी एरिया वो शायद 50% तक अभी कंप्यूटराइज्ड होने वाला है। तो ये अब सिलसिला क्यों रुका हुआ? सर, ये सिलसिला चल रहा है, इसके बारे में बेहतर आपको जो ADLRs या SCIs हैं जो जिनका ये मतलब कि प्राइमरी टास्क है वो आपको बता सकते हैं। इस पर रेगुलर रूटीन में काम हो रहा है, कीवर्ड म्यूटेशन स्कैनिंग भी हो रही हैं, इशूज़ भी रिजॉल्व हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। गवर्नमेंट का टॉप प्रायोरिटी प्रोजेक्ट जो है वो इस टाइम यही है कि कंप्यूटराइजेशन की जाए मोज़ाजात की, तो इस पे काम हो रहा है। बाकी इस बारे में बेहतर आपको वो जो ADLR साहब हैं वो या SCI सर्विस सेंटर इंचार्ज हैं वो आपको बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू नाज़रीन, ये गुफ्तगू का हिस्सा था ताकि यहाँ पर जो है हमारे साथ जितना भी सरकारी मौक़िफ़ है वो सामने आ सके कि इस सब का जो इम्पेक्ट क्या पड़ने वाला है और जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं उनसे आम शहरी किस तरह से और कैसे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पर मियाँ ताहिर जमील साहब MP है, हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के मौजूद, और PMLN की हुकूमत ने डिजिटलाइजेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में की है, नई इस्लाहात मुतारफ़ करवाई हैं, जिस सब का मकसद ये है कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी की लड़ाइयाँ झगड़े हैं वो ख़त्म हो सकें, यहाँ पर मुश्तरका खाते हैं उसको ख़त्म करके जो वंड का प्रोग्राम है, या इसके अलावा स्टाम्प पेपर में जो है वो नई इस्लाहात इस्तेमाल की गई हैं कि उसको जदीद तरीके से कोई भी बंदा अपनी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकता है। तो इसका सबका इम्पेक्ट क्या होगा, क्या फ्रॉडबाजी ख़त्म हो सकेगी, या PMLN इसके अलावा जो मज़ीद क्या इक़दाम करने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पिछले दिनों जो कब्ज़ा जात थे उस हवाले से भी एक प्रोग्राम तश्कील दिया गया था, फिर उसको रोक दिया गया, तो अब उसका क्या स्टेटस होगा, ये सारी चीज़ें जानेंगे मियाँ ताहिर जमील साहब। मियाँ साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कि स्टाम्प पेपर में जो है वो फ्रॉडबाजी एक तरह से रुक सकेगी कि ऑनलाइन सारा प्रोसीजर कर दिया गया, ताहम लोग नई से नई राह निकालते रहते हैं। तो इस सब के बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें अचानक से चेंज करने का?
देखिए, सबसे पहले तो मैं चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूं कि रजिस्ट्रियों की जो फ़ीस है उन्होंने उसमें खासी कमी करके आवाम को रिलीफ दिया। उसके बाद आप देखें कि जिस बात की तरफ आप तवज्जो दिला रहे हैं कि स्टाम्प पेपर्स जो थे उनका बहुत बड़ा मसला था कि आवाम के अंदर आप देखते थे कि एक बेचैनी सी पाई जाती थी। कुछ लोग जो थे वो कॉरपोरेशन की जो ड्यूटियां हैं वो नहीं जमा करवाते थे, रजिस्ट्री के जो टैक्सेस होते थे वो नहीं जमा कराते थे। लोगों ने जाली मोहरें अपने दफ्तरों में बना कर रखी हुई थी और वो मोहरें लगा कर रजिस्ट्री पास करके दे देते थे, जिसका अरबों रुपए का खसारा जो था वो पंजाब गवर्नमेंट को देखना पड़ता था। तो ये मैं चीफ मिनिस्टर साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से एक डिजिटल निज़ाम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसकी वजह से आप देखें कि खातर खा जो है वो कमी आई है करप्शन के अंदर। रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है कि जो हर ज़बान ज़द-ए-आम होता है कि यहाँ पर पटवार कल्चर, यहाँ पर एसी का दफ्तर, यहाँ पर आप देखें कि रेवेन्यू के जितने भी दफातर होते हैं, तहसीलदार ऑफिस हो गया, ये तमाम दफातर जो हैं वो एक अमाजगा बने हुए थे गलत कामों की। लेकिन अब आप देखते हैं कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद जो हैं वो भी इस मामले में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। उन्होंने मेरा ख्याल है सैकड़ों कार्रवाइयाँ जो हैं वो लोगों के ख़िलाफ़ की हैं, वकला के ख़िलाफ़ की हैं, दफ्तरों के ख़िलाफ़ की हैं। एक कॉरपोरेशन की बड़ी हाई लेवल की इंक्वायरी थी, उसका रेफरेंस बना के एंटी करप्शन को भेजा। उसके बाद आप देखें कि लोगों की जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो अब कम से कम हर बंदे को ये यकीन हो गया है कि वो जो पैसे जमा करवा रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ख़जाने में जमा करा रहा है और उसको जो स्टाम्प मिल रहा है वो भी डिजिटल है, उस पर भी जो QR कोड है वो लगा दिया गया है। कुछ खामियां ज़रूर हैं, मैं उसमें भी ज़रूर आऊँगा, उस बात में भी देखें। लेकिन खामियां जब कोई नई चीज़ बनाई जाती है तो उसमें खामियां होती हैं, लेकिन खामियां इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो फ़ीडबैक लेकर तमाम ज़िलों से वो इंशाल्लाह ज़रूर उसकी जो दुरुस्तगी है उसकी तरफ तवज्जो देगी। और जहाँ तक फ़ीसों की बात है, फ़ीसों में जिस तरह घपले जो हैं वो देखे जाते थे, अब कम से कम रजिस्ट्री जो है वो एसी लेवल का बंदा तस्दीक करता है और उसके बाद जाके इंतकाल दर्ज होता है। और इंतकाल के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर जो चीफ मिनिस्टर ने पॉलिसी बनाई है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि अब देखें कि अब जो कब्ज़ा माफिया था या जो ये कागज़ों में हेरा फेरी करने वाले अच्छा मियां साहब, इसमें कब्ज़ा माफिया के हवाले से एक बड़ा खूबसूरत एक प्लान किया गया था, फिर उसके बाद वो फिर वापस हो गया। मैं वही बात करने लगा था कि सर जो कब्ज़ा माफिया है वो हमेशा इसी चीज़ की फ़ायदा उठाता है कि वो चेक करता है कि कागज़ात में कहाँ पर जो है ना वो गलती है। उस गलती का फ़ायदा उठाते हुए वो फिर सिविल कोर्ट में ले जाते हैं और सिविल कोर्टों में साल हर साल फिर लोगों को ख़राब करते हैं। फिर जब वो केसों को लंबा करते हैं तो उसके बाद फिर लोग जो है वो ज़ाहिर है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद थक जाते हैं और थक कर वो फिर अपनी ज़मीन जो है वो कौड़ियों के भाव बेचते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये वाला जो काम था, ये चीफ मिनिस्टर साहबा ने इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक कदगन लगाई और उन्होंने ये साबित किया कि जो 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने केसेस थे उनको उन्होंने, आपने देखा कि दिनों के अंदर निपटाया। इंतज़ामिया के थ्रू उन्होंने कहा कि कौन असल मालिक है, तस्दीक करवाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक जो लोग बनते थे उन लोगों को कब्ज़े दिलवाए। लेकिन फिर बाद में बदकिस्मती से फिर दोबारा कोर्ट की इंटरवीजन होगी और आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने फिर स्टे ऑर्डर भी दे दिया, जिसकी वजह से वो काम जो है वो सारा खटाई में पड़ गया। लेकिन अब फिर दोबारा हमने पंजाब असम्बली से बिल पास किया है और एक ऑर्डिनेंस भी पास हुआ है। उसके अंदर जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी ऑन बोर्ड लिया गया है, ब्यूरोक्रेसी को भी ऑन बोर्ड लिया गया है, जो हमारे पॉलिटिकल नुमाइंदे थे उनको भी बिठाया गया है। जो फीडबैक तीनों की तरफ से आया है उनको देखते हुए एक पॉलिसी मरतब की गई है और उसके मुताबिक अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में आपको कार्रवाइयाँ होती नज़र आएंगी। और मुझे उम्मीद है कि ये कार्रवाइयाँ जो हैं ये क्योंकि पब्लिक के लिए की जा रही हैं, पब्लिक की आसानियों के लिए की जा रही हैं और कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ की जा रही हैं, तो आप देखेंगे कि कब्ज़ा ग्रुप जो हैं उनको पंजाब में रहने की जगह नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है
कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में ये पंजाब जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से आगे बढ़ेगा और लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ। अच्छा एंड में मियाँ साहब बस मुझे ये बता दीजिएगा, पीरा फोर्स बनाई गई है, दीगर फोर्सेस बनाई गई है, इनका कोई फ़ायदा भी हो रहा है ग्राउंड पे? देखें, पीरा फोर्स एक नया अदारा है और पीरा फोर्स के कई जगह पर तो अच्छे काम भी नज़र आए हैं, लेकिन कई जगह पर उनके लड़ाई झगड़े भी नज़र आए हैं। तो उस पर हमने डिप्टी कमिश्नर से भी बात की थी, उनके जो एसडीओ हैं उनसे भी बात की थी, और उसके अलावा जो उनके मुलाजमीन हैं उनकी भी काउंसलिंग की है। लेकिन देखें, शहर में तजावज़ात की भरमार है, इसमें कोई शक नहीं है कि शहर में जो तजावज़ात हैं उसमें आप देखें कि कॉरपोरेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। अज़मत फ़िरदौस की क़यादत में कॉरपोरेशन ने जो फैसलाबाद की तारीख में काम किए हैं, भैंसें निकालने का काम हो, जो इलीगल बिल्डिंग्स का काम हो, कॉरपोरेशन ने एक बहुत अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि इक़दाम उठाया है मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में, कमिश्नर फैसलाबाद की क़यादत में, डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में। मैं ये समझता हूँ कि जब कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जैसे लोग सरपरस्ती करते हैं छोटे अफसरों की, तो फिर जो काम है वो तकरीबन हो जाता है। अभी भी आप देखें कि हमारी गलियों मोहल्लों में लोग इंक्रोचमेंट को वो कॉरपोरेशन वाले ख़त्म करके जाते हैं, लेकिन फिर 2 से 3 महीने बाद या महीने बाद लोग दोबारा जो है ना वो इंक्रोचमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो जो एज़ आ अवाम जो है वो हमें भी सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, इलीगल चीज़ क्या है, इंक्रोचमेंट हमने नहीं करनी है, रोडों को हमने खुला रखना है, साफ़ रखना है। देखिए, सफाई तो हमारे ईमान का भी हिस्सा है, लेकिन बदकिस्मती से हम जो एज़ आ कौम जो है ना वो अपना किरदार सही तरीके से अदा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से मसाइल जो हैं वो आए दिन जन्म लेती हैं। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब कौम जो है उसको एक बेहतरी का रास्ता दिखा दिया गया है, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हुकूमत जो है वो पहले भी लोगों को एजुकेट कर रही है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू। DGM मियां ताहिर मील साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़े पुरज़म है कि यहाँ पर PMLN के जो इक़दामात डिजिटलाइजेशन के हवाले से उनका बड़ा फ़ायदा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।